मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अनिश्चितता के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि उनका देश दबाव में आकर किसी भी शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगा। अस्थायी संघर्ष विराम और कूटनीतिक प्रयासों के बीच उन्होंने खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बयान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान दिया, जहां पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पेजेशियान ने बातचीत में कहा कि ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी बाहरी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं और किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई स्थिति को और बिगाड़ सकती है। सीजफायर को लेकर जारी बातचीत पर भी उन्होंने अमेरिका की आलोचना की। पेजेशियान ने आरोप लगाया कि वार्ता और संघर्ष विराम के दौरान भी अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन किया, जो उसकी दबाव की नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ईरान पर लगाए गए तथाकथित समुद्री प्रतिबंध न सिर्फ संघर्ष विराम के नियमों के खिलाफ हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन करते हैं। ऐसे कदमों से अमेरिका की कूटनीतिक मंशा पर सवाल उठते हैं और भरोसे की कमी पैदा होती है। इस बातचीत में खाड़ी देशों के साथ संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश पड़ोसी देशों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने खास तौर पर फारस की खाड़ी के दक्षिणी किनारे के देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, वह भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता फिलहाल ठप पड़ गई है। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक भी रद्द कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि उन्होंने अपने दूतों को पाकिस्तान न जाने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस यात्रा में काफी समय लगता है और फिलहाल इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता दिख रहा था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वह सीधे संपर्क कर सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले का मतलब यह नहीं कि अमेरिका युद्ध की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल चुकी है, जब ईरान ने साफ कर दिया था कि वह तब तक वार्ता में शामिल नहीं होगा जब तक अमेरिका हुर्मुज जलडमरू मध्यस्थ से नाकाबंदी नहीं हटाता। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। शांति वार्ता का रुकना और दोनों पक्षों के बीच बढ़ती बयानबाजी यह संकेत देती है कि स्थिति जल्द सामान्य होने की संभावना कम है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का यह बयान कई तरह के अटकलों को जन्म दे रहा है और आने वाले समय में क्षेत्र की राजनीति पर इसका गहरा असर भी पड़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसे सच से पर्दा उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ जहां इजराइल ईरान और लेबनान के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने शरीर के भीतर एक ट्यूमर से खामोशी से जंग लड़ रहे थे। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए उनके खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि पिछले 2 महीने उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से कितने चुनौतीपूर्ण रहे। नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में बताया कि यह घटना कोई पुरानी नहीं है, बल्कि अभी हाल की है। लगभग 2 महीने पहले उनकी एक नियमित स्वास्थ्य जांच की गई थी। इस जांच में डॉक्टरों को उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ट्यूमर मिला। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरी हालिया स्वास्थ्य जांच में प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ट्यूमर पाया गया था और परीक्षणों से पुष्टि हुई कि ये बहुत प्रारंभिक अवस्था का लेकिन घातक ट्यूमर है। डॉक्टरों ने कहा कि इसका पिछली समस्या से कोई संबंध नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डॉक्टरों के अनुसार इस नए ट्यूमर का 18 महीने पहले हुई उनकी पिछली स्वास्थ्य समस्या से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से नई मेडिकल चुनौती थी जिसने युद्ध के बीच उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया था। जैसे ही ट्यूमर के घातक होने की पुष्टि हुई, यरूशलेम के हदासा अस्पताल में उनका गोपनीय तरीके से इलाज शुरू हुआ।
अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक की देखरेख में उन्हें रेडिएशन थेरेपी दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस समय इजराइल की वायुसेना लेबनान पर हमले कर रही थी और ईरान के साथ मिसाइल युद्ध का खतरा बना हुआ था, उस समय देश का प्रधानमंत्री चुपचाप अस्पताल में रेडिएशन की किरणें झेल रहा था। नेतन्याहू ने सुनिश्चित किया कि इलाज की भनक न तो मीडिया को लगे और न ही उनके राजनीतिक विरोधियों को। नेतन्याहू ने इस खबर को दबाए रखने के पीछे एक ठोस कारण बताया। उन्होंने कहा कि वे ईरानी शासन और उसके सहयोगियों को प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर युद्ध के चरम पर उनके घातक ट्यूमर की खबर बाहर आती तो ईरान इसे इजराइल की कमजोरी के तौर पर प्रचारित करता। दुश्मन देश ये दावा कर सकते थे कि इजराइल का नेतृत्व अस्थिर और बीमार है, इससे इजरायली सेना और जनता के मनोबल पर विपरीत असर पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने 2 महीने तक इस खबर को रोके रखा और केवल इलाज के पूरी तरह सफल होने के बाद ही इसे साझा करने का फैसला लिया। ये खुलासा इजराइल की राजनीति में एक नया मोड़ ले आया है। समर्थक इसे नेतन्याहू की आयरन विल के रूप में देख रहे हैं कि उन्होंने कैंसर और युद्ध को एक साथ संभाला। वहीं विश्लेषक इसे इजरायली सुरक्षा तंत्र की गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता का एक बड़ा प्रमाण मान रहे हैं। पश्चिमी एशिया के धधकते मैदानों में ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ताज़ा खुफिया रिपोर्ट्स और पेंटागन के अंदरूनी आंकड़ों ने वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि फरवरी के अंत में शुरू हुई इस जंग ने अमेरिकी शस्त्रागार को उस स्तर तक खाली कर दिया है जिसकी कल्पना रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी। आधी स्टील्थ शक्ति खा गया ईरान युद्ध। पेंटागन के विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी उन लंबी दूरी की स्टील्थ क्रूज मिसाइलों का लगभग 50% स्टॉक खत्म कर दिया है जिन्हें उसने भविष्य में चीन के साथ संभावित महायुद्ध के लिए रखा हुआ था। ये मिसाइलें अमेरिकी रक्षा रणनीति का मुख्य आधार हैं क्योंकि ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर लंबी दूरी तक सटीक वार करने में सक्षम है। आंकड़े डराने वाले हैं। अमेरिका अब तक 1100 से ज्यादा लंबी दूरी की स्टील्थ क्रूज मिसाइलें ईरान पर दाग चुका है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्टॉक में आई ये गिरावट प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की निवारक शक्ति या डेटरेंस को सीधे तौर पर चोट पहुंचाती है। अगर आज चीन, ताइवान या दक्षिण चीन सागर में कोई मोर्चा खोलता है तो अमेरिका के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त उच्च तकनीक हथियार नहीं बचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के इस छोटे से कालखंड में अमेरिका ने 1000 से ज्यादा टोमाहोक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ये संख्या इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि अमेरिका की वार्षिक खरीद क्षमता से 10 गुना ज्यादा है। यानी अमेरिका एक साल में जितनी मिसाइलें खरीदता है उससे 10 गुना उसने महज कुछ ही हफ्तों में फूंक दी है। आर्थिक मोर्चे पर भी ये युद्ध अमेरिका की कमर तोड़ रहा है। अकेले टोमाहोक मिसाइल की कीमत लगभग $3.6 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए है। केवल टोमाहोक मिसाइलों पर ही अमेरिका अब तक 3.6 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। इसमें अन्य गुप्त मिसाइलें, विमानों की ईंधन और युद्धक जहाजों के संचालन का खर्चा जोड़ दिया जाए तो ये राशि कल्पना से परे चली जाती है। वॉशिंगटन में चिंता इस बात को लेकर भी है कि इस खाली हो चुके भंडार को दोबारा भरने में आखिर कितना समय लगेगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक आधुनिक मिसाइलों का उत्पादन कोई ओवरनाइट प्रक्रिया नहीं है। एक टोमाहोक या फिर स्टील्थ मिसाइल को बनाने में जटिल सप्लाई चेन और समय लगता है। वर्तमान दर से इस खाली स्टॉक को भरने में 5 से 10 साल का समय भी लग सकता है। पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि हम अपनी भविष्य की सुरक्षा को वर्तमान की आग में झोंक रहे हैं। ईरान के साथ जारी ये संघर्ष अब केवल 2 दशकों की जंग नहीं रह गया, बल्कि अमेरिकी सैन्य औद्योगिक क्षमता की परीक्षा बन गया है। ईरान की रक्षात्मक क्षमता और जवाबी हमलों ने अमेरिका को अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया। नतीजतन जिस ग्रेट पावर कंपटीशन की बात अमेरिका सालों से करता आ रहा था उसमें वो अब कमजोर मोड़ पर दिख रहा है। बीजिंग और मॉस्को इस स्थिति पर पैनी नजर गड़ाए हुए है क्योंकि अमेरिका का खाली होता शस्त्रागार वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। क्या वॉशिंगटन इस मिसाइल थकावट से उबर पाएगा या फिर ये युद्ध उसकी वैश्विक प्रधानता के अंत की शुरुआत है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।